गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। मैं उषा रानी, हिंदी एडुकेटर, SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 में पाठ 9, जो है कविता फूल और कांटा। ठीक है, जो है रचित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के द्वारा। इस कविता में कवि यह बताना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी कुल से संबंध क्यों न रखता हो, वह अपने गुणों के आधार पर ही जाना जाता है। जिस प्रकार एक फूल और एक कांटा दोनों एक ही पेड़ पर उगते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग होता है, उसी प्रकार एक कुल में पैदा होने वाले सभी व्यक्ति एक जैसे हों, ऐसा नहीं हो सकता। अभिप्राय यह है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं, बल्कि उसके गुणों से, उसके स्वभाव से होती है। और कवि ने फूल और कांटे का जो ये उदाहरण इस कविता में दिया है, ये बड़ा ही अद्भुत है। इसे हर कोई आसानी से समझ सकता है। तो देखते हैं बच्चों, जैसे हम सभी मनुष्यों में अनेक गुण होते हैं, तो कुछ अवगुण भी होते हैं। उसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु के कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। अवगुण का मतलब दोष। ठीक है, चर्चा के अंतर्गत क्या है, फूल और कांटे के बारे में आपस में चर्चा करनी है। पाठ परिचय क्या है, प्रस्तुत कविता में हम एक ही पौधे पर लगे फूल और कांटे के गुण और अवगुण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कविता। हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कवि कहते हैं कि ए हैं जन्म लेते जगह में एक ही, फूल और कांटे के बारे में यहाँ बात हो रही है। कह रही हैं कि दोनों ही एक ही जगह में जन्म लेते हैं, यानी एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता और एक ही पौधा उन्हें पालता भी है। पालने का मतलब है, अगर हम एक पौधे में पानी डालते हैं तो वही पानी कांटे को भी प्राप्त होता है और फूल को भी प्राप्त होता है। अगर हम एक पौधे में खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, बुआई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, तो वो सारी चीज़ें दोनों को ही प्राप्त होती हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी, और जब चांद चमकता है तो दोनों पर एक ही सी चांदनी है डालता, तो दोनों पर चांदनी भी एक जैसी ही डालता है। अभिप्राय यह हुआ कि उन दोनों का पालन पोषण बिल्कुल एक समान रूप से होता है। जो चीज़ें फूल को प्राप्त होती हैं, वही सारी चीज़ें कांटे को भी प्राप्त होती हैं। आगे देखिए, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हमाएं हैं बहीं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह उन पर बरसता एक सा, यानी जब वर्षा होती है तो उन पर एक जैसी वर्षा होती है, ना ही ऐसा होता है कि फूल पर ज़्यादा हो रही है, कांटे पर कम हो रही है। एक ही सी जो हवाएं हैं वो भी उन दोनों पर एक जैसी ही बहती हैं। लेकिन हमें हमेशा यही दिखाता है, लेकिन दोनों ये दिखाते हैं कि उन दोनों का जो ढंग है वो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। क्यों एक जैसा नहीं है? जहाँ फूल सभी को पसंद आता है, जहाँ फूल बहुत ही कोमल होता है, जहाँ उसका पूजा में इस्तेमाल होता है, वहीं कांटा बिल्कुल इसके विपरीत होता है। वह किसी को अच्छा नहीं लगता, स्वभाव से कठोर होता है, दर्द देने वाला होता है। ठीक है, तो कवि यहाँ कहते हैं कि दोनों का एक जैसा पालन पोषण होने के बाद भी दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। आगे देखिए, अब दोनों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उनका स्वभाव है, यहाँ इस पद्यांश में बताया गया। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है बेंध देता शाम तन। पहले कांटे के बारे में बताया गया है। कवि कहता है कि कांटा क्या करता है, किसी की भी उंगली को छेद देता है। अगर हम मान लो फूल के पास जाना चाहते हैं या पौधे को हाथ लगाते हैं, तो कांटा कहीं से भी, यानी हमें कई बार तो नज़र भी नहीं आता, वहीं से भी हमारी उंगलियां काट देता है, हमारे उंगली में चुभ जाता है।
फाड़ देता है किसी का वर वसन, और अगर कोई पास से गुजर भी रहा हो तो किसी के भी वर होता है श्रेष्ठ, किसी के भी अच्छे अच्छे कपड़ों को भी वह फाड़ देता है। वसन होता है कपड़ा। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, और जब तितलियां फूल से रस का पान करती हैं, उनका जो रस चूसना चाहती हैं, तब प्यार में डूबी, यानी वे तो केवल रस चूसना चाहती हैं इसलिए उसके आसपास मंडराती हैं, तो ऐसी प्यार में डूबी तितलियों के पर मतलब पंख, पंखों को भी कतर देता है। भोर का बेंध देता श्याम तन, भंवरा जो फूलों पर भ्रमर करता है, मंडराता रहता है, उसके सांवले तन को भी बेंध देता है, यानी उसे भी काट देता है, कई बार उसे भी दुख पहुंचाता है। अब फूल के बारे में बताया गया है। फूल लेकर तितलियों की गोद में भोर का अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला। अब फूल के बारे में कवि कह रहे हैं कि जो फूल है वो क्या करता है, जब तितलियां उसके आसपास मंडराती हैं, उस पर बैठती हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे फूल ने तितलियों को अपनी गोद में बैठा लिया हो, और भांवरे मंडरा मंडरा कर उसके आसपास घूमते रहते हैं, तो उनसे अपना परागकण जो अनूठा रस है वो उन्हें पिलाता है। अपनी सुगंध और अपने निराले ढंग से, यानी अपनी सुंदरता से, अपनी जो मुलायम जो होता है, सॉफ्ट जो होता है, उससे सभी के मन की कली को खिला देता है, यानी सभी को बहुत ही ज़्यादा खुशी देता है। फूल जहाँ पर एक बहुत ही अच्छी भावना का प्रतीक माने जाते हैं, तो यहाँ पर इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने कांटे के बारे में और फूल के बारे में, दोनों के बारे में बताया है। आगे देखिए, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब कवि कहते हैं कि एक तो सभी की आंख में खटकता है, खटकने का, सभी की आंख में खटकने का मतलब है उसे कोई भी पसंद नहीं करता, और दूसरा सुर शीश पर सोहता है, यानी सुर होता है देवता, शीश यानी उनके सिर पर, और दूसरा देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। सोहता मतलब सोहता का मतलब हम बोल सकते हैं कि शोभा पाता है, ठीक है, और दूसरा देवताओं के शीश पर शोभा पाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन अगर कविता की कही जाए तो ये ही दो लाइनें हैं जिसमें पूरी कविता का सार आ जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब कवि कहते हैं कि कुल की बड़ाई किस प्रकार से काम देगी, यानी किसी का कुल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें गुणों की कमी है, बड़प्पन की कसर होना यानी उसमें गुणों की कमी होना, तो कैसे उसका कुल उसके लिए काम करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि चाहे हमारा जो पालन पोषण है वह एक समान हुआ हो, चाहे हम एक ही कुल से संबंध रखते हों, लेकिन फिर भी हमारा स्वभाव अलग अलग हो सकता है, जिस प्रकार फूल और कांटे का है। तो अगर किसी में गुणों की कमी होगी, कांटे में किसकी कमी है, गुणों की कमी है, और फूल में गुणों की भरपूरता है, तो अगर किसी में गुणों की कमी होगी तो उसका कुल उसकी कोई बड़ाई नहीं करेगा, उसकी कुल से उसे बिल्कुल भी जाना नहीं जाएगा। तो कवि कहता है कि हमारे अंदर हमें गुणों का समावेश करना चाहिए, फूल की तरह, कांटों की तरह अवगुणों को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुल की बड़ाई कोई काम नहीं देगी, कुल की कारण कोई नहीं जाना जाता। अगर किसी में गुणों की कमी होती है तो हमें फूल की तरह बनना चाहिए, कांटे की तरह नहीं। तो ये कविता थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी द्वारा रचित, बड़ी ही सुंदर कविता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे मौखिक रूप से भी याद करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही, यानी आप जैसी कक्षा में, जैसे मान लो अभी आप 5th क्लास में हैं, तो जब आपके अंदर ऐसे गुणों का सिंचन हो रहा है, तो इस समय में आप अगर ये कविता पढ़ेंगे तो आपकी जो चरित्र पर ये बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगी, और आप इससे ज़रूर प्रेरणा लेंगे। तो आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।